आज व्यू 360 में मगरबी पाकिस्तान को बांग्लादेश पर तरजीह देने वालों की नस्लें 50 साल बाद भी अपनी शनाख्त और बुनियादी हुकूक के लिए दरबदर। कब्र में जाएगा वहाँ भी बंगालियों को अलग करो, ये बोलेगा नादरा वाला। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जा बसने वाले चीनी शहरी चीन छोड़ने पर क्यों मजबूर हुए? मेरे आर्ट की वजह से मुझे इन तमाम बरसों जेल में रखा गया और हुकूमत की तरफ से जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया। और न्यूयॉर्क शहर में चूहों की आबादी कोरोना के दौरान और भी बढ़ गई। शहरी और हुकूमत परेशान। सड़कों पर रखे हुए प्लास्टिक के ये थैले गोया इनके लिए दावत है, जैसे सड़क पर तरह तरह के खाने सजा दिए जाएं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। 1971 में पाकिस्तान का मशरकी हिस्सा इससे अलग हुआ और बांग्लादेश के नाम से एक नए मुल्क का क़याम अमल में आया, जिसके नतीजे में लाखों अफराद ने मशरकी पाकिस्तान से हिजरत की। बहुत से लोग मगरबी पाकिस्तान से बांग्लादेश चले गए, लेकिन वो शहरी जो पाकिस्तान लौटे और जिन्होंने पाकिस्तान में रहना ही बेहतर समझा, 50 साल गुजर जाने के बावजूद शनाख्त के बहरान में ऐसे उलझे कि उनकी नई नस्लें इसका खमियाजा भुगत रही हैं। सिदरा डार मिलवा रही हैं कुछ ऐसे बिहारी और बंगाली शहरियों से जिनकी ज़ुबान तो अलग है लेकिन मसाइब एक से ही हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां मशरकी पाकिस्तान से आने वाले बिहारी आबाद हैं। 2 हिजरतों का गम और तल्ख यादें आज 5 दिहाइयों के बाद भी ताज़ा हैं। 71 की जंग ने दिलशाद अजीज़ के वतन ही नहीं, ख़ानदान को भी 2 टुकड़े कर दिया। वाली साहब इंतकाल हो गया वहाँ, उनसे हमारी राब्ता नहीं हो पाया, हमने उनके चेहरे भी नहीं देख पाए, उनके मैयत में भी नहीं जा पाए। इस तकसीम ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में अचानक लाखों अफराद के लिए शनाख्त का मसला भी खड़ा कर दिया। 2008 में बांग्लादेश की आला अदालत ने वहां फंसे ऐसे पाकिस्तानियों को शहरियत और वोट देने के हक़ का फैसला सुनाया जो 71 की जंग के वक्त बालिग नहीं थे या उसके बाद पैदा हुए, मगर पाकिस्तान में बसने वाले लाखों बिहारी और बंगाली और उनकी औलादें अब भी इस हक़ से महरूम हैं। तुम लोग बंगाली हो, कब आई हो, कब नहीं, ये बोलते रहते, हम लोग साल भागते रहते हैं। तो साल भागने के बावजूद कोई ये बताता कि ये तुम्हारा बात ये 71 का सबूत लेके आओ, हम 71 का सबूत देते कि 72 का लेके आओ, 72 का लेके दो, 74 का लेके दो, 74 का लेके दो, 77 का दो, 78 का दो, इसी तरह करते करते साल 2 साल चला जाता हमारा ऐसे ही। अब बताओ हम लोग किधर जाएं? 1973 का आइन बनने के बाद जब पहली बार कौमी शनाख्ती कार्ड बनाने का अमल शुरू हुआ तो पाकिस्तान में रहने के ख्वाहिशमंद बंगाली अफराद और उनकी औलादों को भी शनाख्ती कार्ड मिले, लेकिन 2002 में नादरा के क़याम के बाद उन कार्ड्स की बुनियाद पर जो शनाख्ती कार्ड बने, उनके 10 साल बाद तजदीद के वक्त नादरा ने 71 के दस्तावेज़ात तलब करना शुरू कर दिए। मकसद था गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान की शहरियत लेने की कोशिशों का सद्देबाब। अपने ही मुल्क में अगर गैरों जैसा बर्ताव मिले तो एहसास महरूमी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। 1971 के बाद मशरकी पाकिस्तान से बिहारी कम्युनिटीज़ की बड़ी तादाद यहाँ आकर आबाद हुई, लेकिन सकूते ढाका के बाद वो बंगाली जो यहाँ पहले से ही आबाद थे और उन्होंने पाकिस्तान को ही अपना वतन समझकर यहाँ रुकने का फ़ैसला किया, 50 बरस गुजर जाने के बावजूद आज भी शनाख्त के मसाइल से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान में नेशनल एलियन रजिस्ट्रेशन कानून के तहत मुल्क में बसने वाले अफगान, बिहारी और बंगाली अफराद को एलियन कार्ड का इजरा होता है। इससे उन्हें रोज़गार, सफ़र, तालीम और बैंक अकाउंट खोलने का हक मिलता है, लेकिन मुस्तकिल शहरियत और वोट का हक हासिल नहीं होता। ज़ाती तौर पे मुझे ये लफ्ज़ नहीं पसंद एलियन का, तो हम उसको रिव्यू कर रहे हैं NGOs के साथ, डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ कि बिहारियों, बंगालियों और जो दूसरे लोग जिनकी 3rd जनरेशन है यहाँ पाकिस्तान में, वो उनको भी इस धारे में लाएं। देखें, बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान का नेचुरलाइजेशन लॉ ही नहीं पता कि 5 साल 7 साल के बाद आप लीगली अप्लाई कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में एक प्रोसीजर है, जैसे अमेरिका में है, कनाडा में है, वैसे पाकिस्तान में भी है। वो अफराद जो वफाकी मोहतसब से रुजू करके अपना मसला हल करवा लें, उन्हें दस्तयाब दस्तावेज़ात के साथ शनाख्ती कार्ड जारी कर दिया जाता है, लेकिन जो इस तरीक़ाकार से लाइल्म हैं उन्हें कागज़ और सबूत इकट्ठा करने में बरसों लग जाते हैं। बस बंगाली होना ये गुनाह है। नादरा में जो बेटा वो पाकिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी यहाँ नहीं है।
खबर में जाएगा वहाँ भी बंगालियों को अलग करो ये बोलेगा नागरा वाला। बिहारी हो या बंगाली, पाकिस्तान में पैदा होने वाली नस्लें आज भी ये साबित करने में लगी हैं कि वो कौन है और उन्हें पाकिस्तानी कहलाने जाने का हक क्यों है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के 50 साल बाद भी पाकिस्तान की एक सरकारी यूनिवर्सिटी में बंगाली डिपार्टमेंट ना सिर्फ मौजूद है बल्कि वहाँ मास्टर्स तक तालीम भी दी जाती है। कराची यूनिवर्सिटी में 1953 में कायम होने वाले इस शोबे की रौनकें उस वक्त मांद पड़ गई थीं जब सकूत ढाका के बाद बेशतर बंगाली उसातिज़ा और तलबा बांग्लादेश चले गए थे। ये शोबा इस वक्त किस हाल में है और यहाँ दरस व तदरीस का सिलसिला कैसे जारी है, इस पर हम आपके लिए लाएंगे तफसीली रिपोर्ट आने वाले शोज़ में। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ थे तभी हम लोग यहाँ पर ही थे, तो कुछ हमारे फोर फादर वहाँ पर चले गए, कुछ हम यहाँ पर रह गए। बंगाली ज़ुबान से मुझे बहुत इश्क है और बंगाली ज़ुबान की रिनोवेशन के लिए पाकिस्तान में जो बंगला कम्युनिटी है इसके जो मसाइल हैं उसके लिए इस डिपार्टमेंट में दाखिले के लिए हाजिर हुआ हूँ। पूरा पाकिस्तान में एक ही डिपार्टमेंट है, ये बंगाली डिपार्टमेंट सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी में। चीन में बढ़ते हुए जबर के बायस हर साल हज़ारों शहरी पनाह के लिए दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने ऐसे ही चीनी बाशिंदों की कहानियों पर मुश्तमिल खुसूसी रिपोर्ट्स का सिलसिला तरतीब दिया है जिसका नाम है चाइना एक्सोडस। बरसों से कनाडा, हांगकांग और चीन के उन लोगों के लिए एक पुरकशिश मंजिल रहा है जहां मुख्तलिफ इक्तिसादी या सियासी वजूहात की बिना पर वहां पनाह हासिल कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुआयोंग के पास चीन से निकल जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेरे आर्ट की वजह से मुझे इन तमाम बरसों जेल में रखा गया और हुकूमत की तरफ से जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया, इसलिए मेरे पास अपना मुल्क छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। बीजिंग का ये फनकार चीनी शहरियों के मसाइब को दस्तावेजी शक्ल में उजागर करने के लिए अपने आर्ट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। उनका कहना है कि चीनी हुकाम ने उन्हें मुतादिद बार धमकियां दी और गिरफ्तार किया और उन्हें 15 माह के लिए री एजुकेशन थ्रू लेबर प्रोग्राम में दाखिले पर मजबूर किया। अब वो कनाडा में सियासी पनाह की तलाश में है। कनाडा में तारकीन वतन की बहुत सी कम्युनिटीज हैं। कनाडा के शहर वैंकूवर में तकरीबन 20% आबादी चीनी नस्ल से ताल्लुक रखती है। बहुत से लोग तालीम के हसूल और मुआशी मौके की तलाश में यहाँ आए थे, लेकिन हुआ की तरह बहुत से दूसरे सियासी पनाह की तलाश में कनाडा पहुँचे। हकीकत में अगरचे लोग चीन से हैं, मुझे लगता है कि चीन में हमारे पास इंसानी हुकूक नहीं है। नाक़दीन का कहना है कि चीन ने हालिया बरसों में मुल्क के अंदर और हांगकांग में बहुत ज्यादा सख्ती शुरू कर दी है। 2020 में चीन ने कौमी सलामती का एक नया कानून नाफिज किया जिसमें इजहार राय और इज्तिमा की आज़ादी को महदूद कर दिया गया। इसका हदफ ऐसे लोग हैं जो बीजिंग के मुताबिक तखरीबकारी या दहशतगर्द कार्रवाइयों के जिम्मेदार हैं। बीजिंग के सरकारी मीडिया का दावा है कि हांगकांग में कई महीनों के पुरतशद्दुद जमहूरियत नवाज मुजाहिरों के बाद लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए सिक्योरिटी कानून की जरूरत है। नए सिक्योरिटी कानून के जवाब में कनाडा ने हांगकांग के रिहायशियों के लिए वर्क परमिट और मुस्तकिल सुकूनत के लिए 2 नए तरीक़ेकार का आगाज किया है। इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के मुताबिक हांगकांग के ऐसे रिहायशियों की तादाद में इजाफा हुआ है जो कनाडा आने के लिए हांगकांग छोड़ना चाहते हैं। जब से कनाडा की हुकूमत ने हांगकांग के रिहायशियों के लिए वहां मुंतकिल होने में आसानी पैदा की है, कनाडा में हांगकांग से नए तारकीन वतन की तादाद में इजाफा देखा गया है। कनाडा को प्रोग्राम की पहली सेमाही में हांगकांग के रिहायशियों की जानिब से मुख्तलिफ वीजों के लिए 3000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। इससे पहले 1997 में जब बरतानवी हुकूमत की जानिब से तकरीबन 150 साल के बाद हांगकांग को चीन के हवाले किया गया तो एक अंदाजे के मुताबिक 3,35,000 हांगकांग के रिहायशी कनाडा मुंतकिल हुए थे। तवक्को की जा रही थी कि शहरियत समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज में हांगकांग से कनाडा आने वालों की दरखास्तों का एक सैलाब उमड़ आएगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं और इसका मतलब है कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है। एक वजह यह है कि हांगकांग के बहुत से रिहायशियों के पास पहले से कनाडा के पासपोर्ट मौजूद हैं और वो किसी भी वक्त कनाडा वापस आ सकते हैं। अगरचे अभी तक बड़ी तादाद में लोग तर्के वतन करके कनाडा आना शुरू नहीं हुए, लेकिन खबर साइदारे रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग के रिहायशियों ने गुज़श्ता साल रिकॉर्ड तादाद में सरमाया कनाडा मुंतकिल किया था जो $40 अरब से ज्यादा था। मैं यहाँ बहुत महफूज महसूस करता हूँ। ये आज़ादी की एक जन्नत है। आपको बात करने की मुकम्मल आज़ादी है और यही वजह है कि हांगकांग के लोग कनाडा में रहने और वहाँ की शहरियत के हसूल का इंतखाब कर रहे हैं।
जैसे से मैन आनी के साथ सादिया जेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। चीन और हांगकांग के 5 लाख से ज़ायद शहरी तालीम और रोज़गार के हुसूल, मुख्तलिफ सियासी और इक़्तिसादी माहौल में जीने की ख्वाहिश लिए ऑस्ट्रेलिया भी मुंतकिल हुए हैं। इस सिलसिले की ये आखिरी रिपोर्ट आपके लिए हम लाएंगे कल के व्यू 360 में। आज इसकी एक झलक। मेरी जैसी 1980 की दिहाई की नस्ल जमहूरियत पर यकीन के साथ परवान चढ़ी है। मैं चीन से फरार होने के लिए यहाँ आया। दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इसके अलावा ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। ईरान की दुनिया की 6 ताकतों के साथ होने वाले जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात का 8वां दौर ऑस्ट्रिया के शहर वियना में इस हफ्ते ईरान के इस मुतालबे पर इसरार से शुरू हुआ कि इसे अपना खाम तेल बरामद करने दिया जाए। 2015 में होने वाले इस मुआहदे की रूह से ईरान की जानिब से जौहरी तवानाई के बैनुल-अक़वामी इदारे की तस्दीक के साथ जौहरी हथियारों की तैयारी को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर दिया गया था, जिसके बदले में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ईरान पर आयद पिछली तमाम पाबंदियों को ख़त्म कर दिया था और उसकी बजाय नई पाबंदियाँ आयद की गई थीं जो ईरान के इस मुआहदे की पासदारी के दौरान मुख्तलिफ मराहिल में खुद ब खुद ख़त्म हो जाना थी। लेकिन सन 2018 में उस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन को इस मुआहदे से अलग कर दिया था और ईरान पर फिर से पाबंदियाँ आयद कर दी गई थीं। इसके बाद ईरान ने भी इस मुआहदे की शिकों पर बतदरीज अमल दरामद रोक दिया और इसके बाद अपने जौहरी प्रोग्राम पर काम भी शुरू कर दिया था। इस वक्त ईरान यूरेनियम की 60% तक अफसूदगी कर रहा है। सफारती हलकों और माहिरीन के मुताबिक ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए दुनिया के पास बहुत कम वक्त रह गया है। सदर जो बाइडन ने सदारत संभालने से भी पहले ईरान न्यूक्लियर डील की बहाली पर काम का इरादा जाहिर किया था। ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। ताहम ईरान इन मुज़ाकरात में अब तक अमरीका से बराह रास्त बातचीत से इनकार करता आया है। इस अहम पेशरफ्त पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी उमूर के माहिर कामरान बुखारी। कामरान, ईरान के साथ मुज़ाकरात का ये 8वां राउंड है। अमरीका मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद नहीं। रूसी और ईरानी नुमाइंदों के बयानात तो बहुत उम्मीद अफजा हैं। आपको क्या लगता है इस बार क्या मुख्तलिफ है, किन मामलात पर लेन देन हो सकता है? देखें, 2 बातों पे असल लेन देन होगी। एक तो ये है कि ईरान का हदफ जो है वो जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं उनका खात्मा है, जिस हद तक वो सैंक्शंस हट सकते हैं। तो ये तो ईरान का जो ऑब्जेक्टिव है इन सारी बात इस गुफ्तगू में। जहाँ तक मगरिब का ताल्लुक है, बिलखसूस अमरीका का, तो वहाँ पे जूं का तू वो जो पुरानी डील थी 2015 की उस पर वापस जाने के लिए अमरीका तैयार नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियाँ आई थी। फिर एक बायपार्टिजन माहौल भी है इस मुल्क के अंदर कि भाई देखें, अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रोग्राम है उनका और जो दीगर उसके इंटरवेंशन है ईरान की मशरिक़ वस्ता के अंदर, सीरिया, इराक, लबनान और यमन को लेके, तो उसको जब तक आप फैक्टर इन नहीं करेंगे तो ये जो सौदा है वो घाटे का अमेरिका को। तो ये यहाँ पर इस वक्त मामला रुका हुआ है और बड़ी देर से रुका हुआ है और उसको दोबारा से चलाने की कोशिश की जा रही है। बैक चैनल जो है सरगर्म है, लेकिन वहाँ कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो पा रही जो मुझे नज़र नहीं आ रही। कारण आपने जिस तरह बैलिस्टिक प्रोग्राम का जिक्र किया, यहाँ पे डेफिनेटली उस पर अप्रोच डिफरेंट है मुख्तलिफ हल्कों की। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ईरान के इस बैलिस्टिक प्रोग्राम को जौहरी मुआहदे का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसराइल को भी इसके बारे में तशवीश है। तो क्या ईरान पर इस मामले में बातचीत हो सकती है? ईरान तैयार होगा इस हवाले से? जी, ईरान नहीं तैयार इस पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन्स देखें किसी की को ख़ास वक़्त नहीं है ईरान के लिए, क्योंकि ये जो है हथियार इस्तेमाल, जौहरी हथियार इस्तेमाल तो हो नहीं सकते। तो इस टेक्नोलॉजी को हासिल करना जो है, जिसका एक तरफ फ़ायदा है कि कुछ रेजीम सिक्योरिटी मिल जाती है ईरान को, या कम अज़ कम उसके परसेप्शन में ऐसा है, लेकिन दूसरी जानिब जब इस्तेमाल नहीं हो सकते तो ये इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं। इसके बदले में जो खित्ते के अंदर ईरान का असर रसूख है और फिर जो बैलिस्टिक मिसाइल जो कैपेबिलिटी है, ये ज़्यादा अहम है ईरान के लिए, बजाय इसके कि वो न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर जो है तवज्जो दे। तो मैं समझता हूँ न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर
وہاں لچک ہے، اس کے اوپر لچک نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ دباؤ جو ہے آگے چل کے تو کیا لچک پیدا کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو ایران کا جو اہم مطالبہ ہے ایک خام تیل کی فروخت اور دوسری معاشی پابندیوں کا خاتمہ، امریکہ دوسرے اتحادی ڈیفینیٹلی ٹرمپ دور کی پابندیوں کے خاتمے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ایران سے کیا کمٹمنٹ چاہیں گے؟ اس وقت امریکہ کیا چاہ سکتا ہے ایران سے اگینسٹ ٹپیکلی اگر ہم خام تیل کی درآمد کی اجازت یا برآمد کی انفیکٹ اجازت کی بات کرتے ہیں تو؟ دیکھیں اس کے بدلے میں ظاہر ہے جو کم از کم جو اگریمنٹ ہوا تھا 2015 میں اس کی طرف واپس جانے کی بات کی جاتی ہے کہ بھائی اگر ہم یہ ایکسپورٹس کے اوپر اور جو دیگر اور پابندیاں معاشی ان کے اوپر اگر ہم جو ہے وہ ریلیف دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کم از کم 2015 کی ڈیل تک واپس چلے جائیں. لیکن معاملہ جیسے میں نے عرض کیا وہاں تک نہیں ہے، وہ منیمم ہے. بائیڈن انتظامیہ اور کوئی بھی انتظامیہ ہو واشنگٹن کے اندر وہ چاہے گی کہ اس ڈیل کو مزید مستحکم کیا جائے معافی چاہتا ہوں امریکہ کی جانب سے، یا جو عالمی برادری یا جو ویسٹرن ورلڈ کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس میں مزید جو ہے فائدہ ہو. 2015 کی ڈیل انسفیشینٹ ہے. تو یہ آئی تھنک یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈیٹیلز ہیں بہت ساری. اب کہ جی 60% آپ کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے 60% کا نہیں تھا جب 2015 کی ڈیل کی گئی تھی، تو اب حالات بھی بدل چکے ہیں. تو کیا جوں کا تو واپس اس ڈیل پہ نہیں جایا جا سکتا، یہ ایران کو بھی معلوم. تو آپ کو کامران لگتا ہے کہ خطے کے دوسرے ممالک کا بھی اس میں کوئی رول ہو سکتا ہے؟ کہیں کوئی لیوریج اگر ویسٹرن ممالک لینا چاہیں تو دوسرے ممالک بھی کوئی رول پلے کر سکتے ہیں ایران کے نیبرنگ کنٹریز میں خاص طور پہ؟ جی اس میں یہ دلچسپ سوال ہے آپ کا. یہ اس میں حال ہی میں اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ڈپلومسی حرکت میں آئی ہے خطے کے اندر. UAE کی جانب سے، سعودی عرب کی جانب سے ایران سے بات چیت کی جا رہی ہے، براہ راست بات چیت کی جا رہی ہے. تو ایک چھوٹے لیول پہ، چھوٹے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ یوں کہیے کہ یہ ایک سب لیول پہ گفتگو کی جا رہی ہے اور انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ جو مطالبات ہیں اس میں لچک کا مظاہرہ کرے اور بات چیت کی میز پہ تاکہ پیش رفت ہو سکے. لیکن اہم گفتگو جو ہے وہ نہ ہی مڈل ایسٹرن ممالک کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا یہ سیکنڈری ہے لیول کی گفتگو ہے، اور نہ ہی جو ہے روس اور چین کی جو ہے، یا یہاں تک کہ ایون یورپین پاورز جو ہیں وہ جو مین جو ایونٹ ہے گفتگو کا وہ نہیں ہے. مین ایونٹ وہ ہے جو امریکہ اور ایران کے مابین جو بائیڈن انتظامیہ میں جو راب میلی ہیں ان کے جو دفتر ہے اور ان کے جو لوگ جو بات چیت کر رہے ہیں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ ایران کے اندر، وہ ایک مین ارینا ہے گفتگو کا. اور مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے ہمیں خبریں نہیں آتی کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، اور ظاہر ہے رائٹفلی سو دونوں طرف جو ہے وہ اس کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنے اپنے مفاد کے لیے. بہت بہت شکریہ کامران بخاری ہم سے بات کرنے کا. کامران بخاری کا کہنا تھا کہ جس طرح کی سچویشن اس وقت ہمیں نظر آتی ہے ایران کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہی مینلی پلے کر رہا ہوگا، اور آن ورڈز خطے کی طاقتیں کیا رول پلے کر سکتی ہیں یہ بھی آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا. امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر. پیر 3 جنوری سے ویو 360 میں نئے سال میں آپ کے لیے بہت کچھ نیا لے کر آئیں گے. اسی میں سے ایک ہے کام کی بات. 3 جنوری سے شروع ہونے والا ہمارا یہ نیا سلسلہ ان سب کے لیے ہے جو کامیاب کیریئر کے بارے میں سوچتے ہیں، جن میں کسی دوسرے کے لیے کام کرنے کی بجائے خود انٹرپرینور بننے یا اپنے کاروبار شروع کرنے کا ارادہ ہے. اب اسے شروع کیسے کریں، خود کو مارکیٹیبل کیسے بنائیں، عام سے ہٹ کر نیا کیا کریں، ان سب سوالوں کے جوابات کے لیے آپ دیکھ سکیں گے ویو 360 کا یہ نیا سیگمنٹ کام کی بات. ہر سال پاکستان کی مختلف جامعات سے ڈگری لے کر نکلنے والے ہزاروں نوجوانوں کی آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب انہیں نوکری کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے مارکیٹ میں جابز ہیں یا نہیں ہیں، اس کے لیے ایبزارپشن ہے یا نہیں ہے، اس کی کریشن کے لیے کام نہیں ہوتا.
नॉर्मली उनका रिक्वायर्ड है कि 1 पेज CV होना चाहिए. इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन तो कोशिश करें कि मैक्सिमम 2 पेज हो. When you are on the other side of the table तो आपको ये लगता है कि शायद आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन जब आप दूसरा रुख देखते हो तो पता चलता है कि आपके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं जिसके तहत जो है आपकी मार्किंग होती है. कोविड भी प्रोफेशंस में काफ़ी हद तक तब्दीली लाया है. वर्क फ्रॉम होम का कॉन्टेक्स्ट जो है वो सामने आया है. इसके अलावा इस वबा में भी कुछ ऐसे नताइज सामने आए हैं जिनका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था. इनमें से एक न्यूयॉर्क शहर में चूहों की आबादी का इंतहाई तेज़ी से बढ़ना था. तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में. वो हर जगह हैं, सीढ़ियों पर, कचरे के डब्बों में, ज़ेर ज़मीन रेलवे में और सड़कों पर. 1 2 3 4 चूहों के 4 बिल, एक 5वां वहाँ भी है. अगर हम बहुत ही गौर से देखें तो आपको और भी मिल जाएंगे. कैरल मॉरिसन इससे पहले भी ब्रुकलिन की सड़कों पर जहाँ वो रहती हैं काफ़ी चूहे देख चुकी हैं, लेकिन वो कहती हैं कि अब ये मसला एक आफत बन चुका है. सड़कों पर रखे हुए प्लास्टिक के ये थैले गोया इनके लिए दावत हैं, जैसे सड़क पर तरह तरह के खाने सजा दिए जाएं. कैरल ब्रुकलिन में चूहों के खिलाफ लड़ने वाली एक सरगर्म कारकुन है. कागजात के इस ढेर में उन घरों के पते हैं जहां सफाई सुथराई को नजरअंदाज किया जा रहा है. कुछ मकान के मालकान के रिकॉर्ड पर 400 से भी ज्यादा और बाज़ औक़ात तो 500 तक खिलाफ वर्जियों का इल्जाम है. सिर्फ इस एक इमारत में महकमा सेहत की तरफ से चूहों को मारने वाले 60 बार आए हैं और खिलाफ वर्जियों के बायस $1200 का जुर्माना किया गया. कहा जाता है कि न्यूयॉर्क के शहर में आबादी से 5 गुना ज्यादा चूहे बसते हैं. अगरचा कोई भी यकीनी तौर पर नहीं जानता कि बिग एप्पल कहलाने वाले शहर में चूहों की असल आबादी कितनी है, लेकिन ये वाज़ेह है कि न्यूयॉर्क के इन चूहों ने कोविड की वबा से फायदा उठाया है. Oh my God, look at them all. इसकी एक मिसाल खुली फजा में खाना खाने वाले शेड हैं, जहां इस वक्त सिर्फ चूहे हैं. इन दिनों शाम को टहलने का वक्त शहर में अक्सर कुत्तों के जरिए चूहों की शिकारी मुहिम में बदल सकता है. This is okay. We usually have better nights. We usually do 40. We usually have 40 rat nights. Tonight, 26. हर साल न्यूयॉर्क शहर के हुक्काम चूहों के मसले से निमटने के लिए मंसूबों पर लाखों डॉलर की सरमायाकारी करते हैं. $3 करोड़ 20 लाख के एक प्रोग्राम का मकसद ब्रुकलिन में और मैनहट्टन समेत शहर के कुछ इलाकों की इमारतों की सूरत हाल को बेहतर बनाना था. इब्तिदा में तो कुछ बेहतरी आई और चूहे गायब हो गए, लेकिन वो फिर लौट आए और अब प्रोग्राम का मुस्तकबिल खतरे में है. एक और इकदाम जिस पर $50 लाख की लागत आई, वो कूड़े के लिए पुदीने की खुशबू वाले थैले मुतारिफ करवाना था. ख्याल ये था कि इस खुशबू से चूहे भाग जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमने $50 लाख ज़ाया कर दिए. $5 million. न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर एरिक एडम्स इन चूहों के मसले के बारे में पहले से वाकिफ हैं. जब वो ब्रुकलिन में ओहदेदार थे तो उन्होंने इलाके में स्मार्ट रैट ट्रैप्स मुतारिफ कराए थे. ये वाजे नहीं कि आया जब वो जनवरी में ओहदा संभाल लेंगे तो शहर के दीगर हिस्सों में भी ऐसा करने का इरादा रखते हैं, लेकिन अभी के लिए कुत्ते इस काम पर लगे हुए हैं. नीना विश्नीवा और एना राइस के साथ अब्दुल अजीज खान, वॉइस ऑफ अमेरिका. इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर. इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa. अब तक के लिए इतना ही. असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.